बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज़ रानत जम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का सेकंड जो लेक्चर है, कोर्स का पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है और फर्दर मोर बाकी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आईओ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हो सकता है ये लेक्चर जो है 1 आवर के अराउंड हो, क्योंकि हम इसमें डिटेल में जो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेन मेमोरी, एक हमारे पास स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क की हम बात करते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के स्टोरेज हैं, लाइक रजिस्टर है, कैशे है, रैम है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, इस तरह डिफरेंट टाइप के स्टोरेज हैं, उसको स्टैक में हम किस तरह फिट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट, वोलेटिलिटी और स्पीड के लिहाज से। ठीक है, तो उनको हम एक स्टैक में भी लगाएंगे कि फास्टर कौन सा स्टोरेज है, उससे कम और उससे कम, इस तरह करते हुए हम एक स्टैक को भी देखेंगे, हायरार्की को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोरेज स्ट्रक्चर। हम बेसिक साइज का कॉन्सेप्ट देखते हैं और मूव करते हैं। तो अगर हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ का कि रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। और साथ में ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास एक स्टोरेज, ऐसा स्टोरेज जिसमें हमारे पास अगर हम पावर ऑफ कर दें तो जितना भी उसमें डेटा होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। जब भी उसमें वोल्टेज जो है, जो करंट के वोल्टेज हैं, अगर नहीं पास हो रहे तो वो क्या हो जाते हैं, वो डेटा जो है, जितना भी डेटा, डेफिनेटली वो वोल्टेज ही होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर दोबारा हम टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर को या पावर सप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा से उसमें डेटा लोड हो रहा होता है या इंस्ट्रक्शन जो भी हमारी होती हैं लोड हो रही होती हैं। तो रैम बेसिकली हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। ये लार्ज कैपेसिटी को होल्ड करता है जो स्टोरेज की है, और ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में पावर हम बंद भी कर दें और अगर रीस्टार्ट करें कंप्यूटर को, दोबारा से टर्न ऑन करें, तो हमारे पास जो डेटा डिस्क में हमने सेव किया होगा वो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है। इसमें अगर करंट ऑफ भी होता है, पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है, तो हमारा डॉक्यूमेंट या जितना भी डेटा हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होगा वो अवेलेबल रहेगा। फिर आ जाती है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास कैसे बनती है, यहाँ पे बताया हुआ है कि रिजिड मटेरियल, ग्लास और ग्लास की प्लेटर्स होती हैं, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल होता है, जिसमें हमारे पास ट्रैक होते हैं। ट्रैक को डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया जाता है और उस डिस्क को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है जो पूरी डिस्क को कंट्रोल और आर्म की मूवमेंट को लुक आफ्टर कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है जो कि सॉलिड स्टेट डिस्क है, जो कि मोर फास्टर होती है अगर हम बात करें हार्ड डिस्क से। ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकल है, मतलब कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है और ये डिजिटल होती है, देयरफॉर जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है ये हमारे पास फास्टर होती है। आई होप आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्टोरेज हायरार्की को। अब स्टोरेज हायरार्की को हम किस बेस पे देखेंगे, हम स्टोरेज की हायरार्की जो स्टैक है वो किस बेस पे बनाएंगे, ऑन द बेस ऑफ स्पीड, ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट और ऑन द बेस ऑफ वोलेटिलिटी। मतलब जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड सबसे मतलब जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, जो वोलाटाइल होगी, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जिसकी स्पीड उससे कम होगी, एंड सिमिलरली हम एक स्टैक बनाएंगे सारी मेमोरीज का, लाइक रजिस्टर, कैशे मेमोरी, हमारे पास रैम, उसके बाद आप हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट लगा लें, फिर हार्ड डिस्क, और सिमिलरली हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस चीज़ को समझने से पहले, जो कि इस टैग को देखने से पहले, जो मेमोरीज का है ऑन द बेस ऑफ दैट फैक्टर्स, हम कैशिंग का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैशिंग क्या होती है? कैशिंग बेसिकली जब हम स्लोअर डिवाइसेस से डेटा को फास्टर डिवाइसेस में मूव कर लेते हैं, उसको कैशिंग कहते हैं।
अच्छा, जो हमारे पास कैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये आता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम स्लोअर डिवाइसेस से फास्टर डिवाइसेस में अगर कॉपी कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैशिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम स्लोअर जो हमारे पास स्टोरेज होते हैं। क्यों हम करते हैं, जैसे कि हम हार्ड डिस्क से डेटा को कहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, रैम में, रैम से कहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, L2 कैशे में, L2 कैशे से हम L1 कैशे में उस डेटा को कॉपी कर रहे होते हैं, L1 कैशे से हम रजिस्टर्स में कॉपी कर रहे होते हैं डेटा को। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैशिंग कहते हैं। कैशिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैश करके रख लेते हैं, ठीक है, अपने पास ला के रख लेते हैं। जैसे कि प्रोसेसर के हम नज़दीक लेके जा रहे होते हैं डेटा को, ताकि हमारे पास कैशे हिट हो और हमारे पास जो डेटा की परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो, एक साइकिल हमारा बचे, ताकि हम रैम से हर दफ़ा फैच ना करें। तो हम इंफॉर्मेशन को कैश कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्लोअर डिवाइसेस से फास्टर डिवाइसेस में। बहुत अच्छे से आई होप कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर टू मैनेज आईओ, मतलब कि हर एक आईओ के ड्राइवर होते हैं डिवाइस के जो उसको कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास अब क्या आ गया है, स्टोरेज डिवाइस हायरार्की आ गई। सबसे पहले रजिस्टर है, फिर कैशे मेमोरी है, कैशे के बाद हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है, सॉलिड स्टेट डिस्क आ जाती है जिसको एसएसडी कहते हैं, हार्ड डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। अब सबसे फास्टर कौन सी डिवाइस है हमारे पास, स्टोरेज सॉरी, कौन सा है हमारे पास, रजिस्टर है। उससे कम हमारे पास कौन सा स्टोरेज है, कैशे, मेन मेमोरी। फिर हमारे पास सिमिलरली हम स्टैक में नीचे की तरफ आते हैं, मीन्स दैट हम एरो टॉप टू डाउन लगाएंगे और ऊपर हम लिखेंगे हाई स्पीड और लो स्पीड, मतलब कि फास्टर से स्लोअर की तरफ हम मूव करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है जो स्टोरेज है, इसीलिए ये साइज़ में क्या होता है, कम होता है। सिमिलरली इसकी कॉस्ट जो थोड़ा सा चीपर होती है, कैशे मेन मेमोरी उससे चीपर होती है, और सॉलिड स्टेट उससे मेन मेमोरी से भी चीपर होती है, कम कॉस्ट में मतलब मिल जाती है। और सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क सॉरी सॉलिड स्टेट से चीपर होती है, ऑप्टिकल डिस्क हार्ड डिस्क से चीपर होती है, एंड सो ऑन। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम फिर टॉप टू डाउन एरो लगाएंगे कि हमारे पास हाई और लो, मतलब कि हाई कॉस्ट होती है मतलब कि रजिस्टर की, फिर मतलब कि इस तरह हम लो की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो जैसे कि आपको ये छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटा बॉक्स है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है। ये बड़ा बॉक्स है, इसकी रजिस्टर से ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये बॉक्स उससे बड़ा है तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है, एंड सिमिलरली इस तरह ये कैपेसिटी इन्हांस होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हायरार्की थी, जो कि हमारे पास स्टोरेज हायरार्की थी। अब कैशिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हमने देखा है कि अगर हम स्लोअर डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को फास्टर डिवाइसेस में अगर मूव करवाते हैं तो उसको हम कैशिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डेटा जो है हार्ड डिस्क से सॉलिड स्टेट में मूव करवाया, तो दैट मीन हम कैशिंग कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट से अगर हमने मेन मेमोरी में करवाया तो कैशिंग हो रही है, फिर मेन मेमोरी से कैशे में करवाया L2, फिर L1, फिर इस तरह रजिस्टर। क्योंकि ये जो स्टोरेज है, स्टैक है, इसको हमने क्यों बनाया, ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इन्हांस हो और हमारे पास जो कम कॉस्ट में हमारा सिस्टम बन जाए। नहीं तो हमारे पास हमारे कॉस्ट बढ़ जानी थी अगर हम सिर्फ मेन मेमोरी को हर तरफ यूज़ करते, और इस तरह हमने अकॉर्डिंग टू नीड ये स्टोरेज को फिट किया होता है। और जैसे जैसे हम CPU के पास जाते हैं, हम फास्ट से फास्ट स्टोरेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस हो। अच्छा, कैशिंग जैसा कि आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, परफॉर्म्ड एट मैनी लेवल्स इन अ कंप्यूटर। जैसे कि आपको बताया मैनी लेवल पे हो रहा है प्रीवियस डायग्राम में। इंफॉर्मेशन इज यूज कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्परेरली। अच्छा, फास्टर स्टोरेज कैसे चेक्ड फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, जब भी CPU ने कोई भी डेटा को टेक करना है, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना, सबसे पहले उसने रजिस्टर में डेफिनेटली देखना है, रजिस्टर से कैशे में देखना है। अगर कैशे हिट होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो
किससे लेके आएगा, मेन मेमोरी से। तो इसका साइकिल एक ज़्यादा लगेगा। फिर अगर इधर भी नहीं है तो फिर इंफॉर्मेशन इधर देखेगा, इससे पहले इधर कॉपी होगी, फिर इधर कॉपी होगी, फिर इधर कॉपी होगी, फिर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी। तो ये हमारे पास कॉस्टली हो जाता है। तो यही कुछ लिखा हुआ, फास्टर स्टोरेज चेक फर्स्ट डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर। मतलब कि फर्स्ट पहले वो कैशे में चेक करता है, फास्टर जो कि स्टोरेज है, अगर नहीं मिलती तो फिर लोअर लेवल में चेक कर किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखे हुए, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद डीएमए की बात करते हैं, जिसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। डीएमए का एक ही कॉन्सेप्ट मेन बताऊंगा कि हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, ये मेन मेमोरी होती है, ये डायरेक्टली हमारे पास इंस्ट्रक्शन और डेटा को रिसीव कर रहा होता है और सेंड कर रहा होता है विद आउट इंटरफेयरिंग द सीपीयू। मतलब कि ये नहीं है कि ये मतलब के जो डिवाइस डायरेक्टली मतलब के मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं। डीएमए एक मॉड्यूल है जो कि डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है विदाउट इंटरफेयरिंग द सीपीयू। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि ये पहले कहाँ पे इंफॉर्मेशन रैम से जाएगी सीपीयू के पास, सीपीयू से जाएगी किस में, डिवाइस में। नहीं, डिवाइस का अलग से कंट्रोलर है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, ताकि सीपीयू को हम साथ में इंटरफेयर ना करें, वो अपने टास्क को सरंजाम देता रहे, हमारे पास परफॉर्मेंस इन्हांस हो। तो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। ये पिक्चर को आप देख सकते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में आपको पता है डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे पास मेन मेमोरी में ही होती हैं। हमारे पास एक अदर जो आर्किटेक्चर होता है, उसका नेम मुझे अब माइंड से निकल गया, आई थिंक सो मैं वीडियो में वो मेंशन कर दूंगा। उसमें मेमोरी हमारे पास अलग होती है और डेटा हमारे पास अलग जगह पे स्टोर होता है। सॉरी, इंस्ट्रक्शन अलग जगह पे स्टोर होती हैं और डेटा अलग जगह पे स्टोर होता है। लेकिन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही जगह पे स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का था। यूज्ड हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू मेमोरी स्पीड। जैसा कि हमने देखा, डिवाइस कंट्रोल ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ डेटा को ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। मीन्स दैट सीपीयू को इंटरवेंट नहीं करता या वो इंटरेक्शन उसकी ग्रैप नहीं करता। ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक रेदर देन द वन इंटरप्ट पर ब्लॉक। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव हम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की तरफ। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं और हमारे पास मल्टी प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ पे जनरल पर्पस जो प्रोसेसर एक लगा हुआ होता है। स्पेसिफिक पर्पस जो प्रोसेसर होते हैं या स्पेशल पर्पस प्रोसेसर होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिवाइस कंट्रोलर है, ये भी एक प्रोसेसर है जो कि डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक कीबोर्ड के साथ हमारे पास की स्ट्रोक लगा होता है, वो भी एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है जो कि सिर्फ की जो भी आती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो स्पेशल पर्पस प्रोसेसर है। मीन्स दैट सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में जनरल पर्पस प्रोसेसर तो एक होता है, लेकिन एज वेल एज उसी सिस्टम में स्पेशल पर्पस प्रोसेसर भी हो सकते हैं। जैसे कि की स्ट्रोक की मैंने एग्जांपल दिया है, मेमोरी कंट्रोलर के बारे में आपको बताया। मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो उसमें मल्टीपल जनरल पर्पस प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि पैरेलल सिस्टम हमारे में काम करता है और टाइटली कपल्ड होता है। टाइटली कपल्ड का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर को हो सकता है हमने डिफरेंट मतलब के पार्ट्स में क्या किया हुआ होता है, डिवाइड किया लॉजिकली एक प्रोसेसर को डिवाइड। जैसे कि कोर i3, कोर i7, कोर i5, ये हमारे पास उसकी कोर्स होती हैं मल्टी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए, और ये आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं सिस्टम जो प्रोसेसर्स होते हैं। तो हो सकता है ये इंडिविजुअली भी हों, ईच हर प्रोसेसर एक ही सिस्टम में अलग-अलग चिप भी लगी हो, और सकता है उसको लॉजिकली भी डिवाइड किया हुआ हो। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर्स की, तो इसमें इंक्रीज़ करता है थ्रूपुट डेफिनेटली। सिंगल प्रोसेसर में तो हमारे पास एक प्रोसेसर होता है और हमारे पास मल्टी में मल्टीपल होते हैं, तो डेफिनेटली उसकी थ्रूपुट इंक्रीज़ होगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या मतलब है, ये आप सोचें। इकोनॉमी ऑफ स्केल का क्या मतलब है? बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल में ये होता है कि हमारे पास जब देखिए अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हमारे पास 5 हैं, तो दैट मीन उसमें कोर कितनी लगी हुई हैं, 5, क्योंकि 5 प्रोसेसर हैं। अगर हम एक ही सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर को
5 कोर में डिवाइड कर देते हैं तो वो कोर i5 बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हम अलग अलग इंडिविजुअल 5 सिस्टम खरीदेंगे उसकी आईओ भी अलग से खरीदनी पड़ेगी, सिस्टम अलग से खरीदना पड़ेगा, उसका अलग से सारी चीज़ें होंगी, आईओ डिवाइसेस वगैरह, मॉनिटर वगैरह। तो उस सिस्टम को इकोनॉमिकली हमें वो कॉस्टली पड़ेगा, रैदर देन हम एक ही सिस्टम कोर i5 ले लें जो कि इकोनॉमिकली हमारे पास हमें रिलायबिलिटी देगा। तो यहाँ पे इंक्रीज रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर एक कोर फेल हो जाती है, अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल कोर लगी हुई हैं तो वो टॉलरेट हो जाता है, दूसरा जो प्रोसेसर की कोर है वो उस टास्क को परफॉर्म कर देती है, हमारा जो सिस्टम है वो फेल नहीं होता। इसकी दो टाइप हैं, एक एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग होती है और एक हमारे पास एसएमपी सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग होती है। ये बेसिकली मेथड्स हैं मल्टी प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के, जो कि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर जो हैं ये वर्क कैसे करते हैं। हो सकता है वो एसिमेट्रिकली वर्क कर रहे हो सकता है वो सिमेट्रिक वे में वर्क कर रहे हो। एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव में ये होता है कि हमारे पास जो मास्टर एक सिस्टम जो होता है एक उसको मास्टर बना दिया जाता है, मतलब कि वो जितने भी स्लेव सिस्टम होते हैं उनको स्पेसिफाई कर देता है कि आपने इसी टास्क को परफॉर्म करना है, ना कि वो मिल के एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक कोर को एक मास्टर कोर ने कह दिया कि आपने ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, आपने सिर्फ डिस्क को देखना है, डिस्क को मैनेज करना है, तो दैट मीन उसको डेडिकेट टास्क कर दिया गया। तो ये एसिमेट्रिक में होता है कि जो मास्टर सिस्टम है ये लुक आफ्टर कर रहा होता है सारे स्लेव को, स्लेव प्रोसेसर्स को, और ये टास्क साइन करता है, डेडिकेट करता है। लेकिन सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में हर प्रोसेसर जो है वो एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहा होता है और कोई भी इसमें मास्टर प्रोसेसर नहीं होता और सारे मिल के टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ना कि असाइन किया जाता है एक एक प्रोसेसर को। तो ये था हमारे पास एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। ये हमारे पास जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है जिसमें देखें हमारे पास जितने भी सीपीयू हैं ये मेमोरी से जो प्रोसेसेस हैं उनको ले रहे हैं और उनको परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि शेयर्ड मेमोरी यूज़ हो रही है, सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है जिसको एसएमपी भी कहते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्लस्टरिंग भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, जो कि हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। तो डुअल कोर में क्या होता है कि ये देखें हो सकता है हमारे पास वो फिजिकली दोनों डिफरेंट डिफरेंट चिप लगी हुई हैं, उसका अपना रजिस्टर होगा, कैशे हुए और शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्लस्टर्ड सिस्टम आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास हो सकता है हम मल्टीपल प्रोसेसिंग डेफिनेटली दो ही तरह से हमारे पास मोस्टली हो रही होती है, जो कि एसएमटी होता है एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और हमारे पास क्लस्टर्ड सिस्टम्स होते हैं। इसको आप डिटेल में तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखेंगे सॉरी लेकिन क्लस्टर्ड सिस्टम में हम जस्ट ये सिर्फ एक व्यू ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसका व्यू ले रहे हैं। तो क्लस्टर्ड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि एक शेयर्ड स्टोरेज यूज़ हो रहा होता है जिसको हम जो कि हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो स्टोरेज एरिया जो स्टोरेज है वो शेयर हो रहा होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क के जरिए। तो सारे सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर हैं और ये हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है स्टोरेज के साथ। ठीक है, तो ये क्लस्टर सिस्टम का आर्किटेक्चर है जिसमें अवेलेबिलिटी हाई होती है। ये भी हमारे पास एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की कि एसिमेट्रिक में हमेशा हमारे पास मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन क्लस्टरिंग सेंस में हम ये कहेंगे कि एक मशीन हमारे पास हॉट स्टैंड बाय मोड में होती है, बाकी को जो कि हमारे पास लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। लेकिन सिमेट्रिक में अगेन द सेम मल्टीपल नोड्स रनिंग एप्लीकेशन, मतलब मल्टीपल नोड्स जो हैं काम कर रही होती हैं, मल्टीपल टास्क जो है मिलके परफॉर्म कर रही होती हैं, मॉनिटरिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ना कि एक मशीन को हम स्पेसिफाई कर दें कि आपने सबको देखना है, नहीं, ये एक दूसरे को खुद देख रही होती हैं। अगर एक फेल होती है तो
उसके टास्क को वो टेक कर लेती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द क्लस्टर सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम हमें बैच सिस्टम को थोड़ा सा देखना होगा। आई होप आपको बैच सिस्टम का आइडिया होगा। बैच सिस्टम में हमारे पास ये अर्लियर सिस्टम थे जो कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस होती थी उनका बैच बना लिया जाता था और वो हम एक ऑपरेटर को देते थे। ऑपरेटर सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शन को लगाता था और फिर कंप्यूटर को दे देता था और कंप्यूटर वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता था। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता था तो डेफिनेटली उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती थी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो जब एक प्रोसेस आईओ को परफॉर्म करने के लिए जाता था, पीछे से सीपीयू आइडल बैठा रहता था, मतलब कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म नहीं करता था। तो जब वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में वो इंस्ट्रक्शन जो आईओ को परफॉर्म करने गई होती थी वो वापस आती थी, तो तब जाके उसको परफॉर्म करता था। ठीक है, तो इसमें सीपीयू आइडल रहता था। लेकिन मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में हमने क्या किया, जॉब पूल हमने बना लिया कि मल्टीपल जॉब्स को हमने रख लिया और स्केजलिंग यूज कर ली कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस आईओ को परफॉर्म करने के लिए चला गया है, प्रोसेसर अगर आइडल है, तो हम न्यू जॉब उसको असाइन कर दें ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जा सके, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज किया जा सके। ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमने किया था। बैच में आइडल रहता था, लेकिन हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमने जॉब को स्केजल करके उसको दे देते थे, आइडल नहीं बैठने देते थे, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इन्हांस किया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है हमारे पास सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू can't keep CPU all IO devices busy at all the time, means that कि हमारे पास अगर हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को ऑल द टाइम बिजी नहीं रख सकती। हो सकता है वो आईओ के पास कभी चली जाए, आईओ परफॉर्म होके आएगी तो वो सीपीयू के पास आएगी, आईओ फ्री बैठा होगा, तो वो ऑल द टाइम बिजी नहीं रख सकती। तो मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम फिर ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें हमने जॉब पूल को यूज करते हुए सीपीयू को ऑलवेज हमने एक प्रोसेस दे के रखते थे ताकि एग्जीक्यूट वो करता रहे, आइडल ना बैठे। सब सेट ऑफ टोटल जॉब्स इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। जितनी भी जॉब्स हैं जो कि रेडी क्यू आपको पता है बन रही होती है, वो मेमोरी में बन रही होती है। One job selected and run via job scheduling. Job scheduling algorithm use different priority queue. यहाँ पे एक scheduling algorithm यूज होते हैं जिनकी बेस पे जॉब को स्केजल करके हम किसको दे देते हैं, हम सीपीयू को देते हैं। व्हेन इट हैज़ टू वेट, जब वो वेट कर रहा होता है अब स्विच कर लिया जाता है अनदर जॉब पे। ठीक है, मतलब आइडल नहीं, आईओ का जब वो वेट कर रहा होता है तो हम उसको आइडल नहीं रहने देते, हम न्यू उसको जॉब असाइन कर देते हैं। तो अब हम टाइम शेयरिंग सिस्टम जिसको मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है इसमें हमारे पास ये हो रहा होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस एक्चुअली एट द सेम टाइम रन नहीं हो रहे होते, मतलब हमारे पास वो एक कह लें सर्कल में लगे होते हैं। हमारा सीपीयू कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर रहा होता है मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान। हाउ कि एक प्रोसेस को वो कुछ नैनो सेकंड का टाइम देता है, लेकिन जैसे कि हमारे पास 5 नैनो सेकंड का टाइम सीपीयू दे रहा हो। ठीक है, हर प्रोसेस को 6 प्रोसेस हैं तो इसका मतलब वो 5 नैनो सेकंड एक प्रोसेस को देगा, फिर स्विच करेगा नेक्स्ट पे 5 उसको देगा, एंड सिमिलरली सर्कल में ये क्या करेगा, जैसे राउंड रॉबिन टेक्निक यूज करते हैं, एक राउंड में वो सबको थोड़ा 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 टाइम देगा और स्विचिंग करता रहेगा ताकि मल्टीपल टास्क जो कि हमने मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे कि कंप्यूटर पे ऑन की होती हैं वो रन हो सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग का। आई होप आपको बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीटास्किंग का आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया और थोड़ा सा हम एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप अगर बेसिक भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इस कोर्स को एक दफ़ा देख के
जब क्लास लें तो जाया करें, ताकि आपको छोटी छोटी टर्म्स का पता हो, ताकि टीचर्स को आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। जिससे आपके ग्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका इमेज अच्छा होता है, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम था। ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसको देख लें कि हमारे पास प्रोसेसेस के दरमियान जो टाइम रेट रिस्पॉन्स टाइम दिया हुआ होता है, वो हर प्रोसेस को दिया होता है। सीपीयू स्केजलिंग मतलब कि सेवरल टाइम मतलब कि वो हो रही होती है, मीन्स दैट राउंड रॉबिन टेक्निक यहाँ पे यूज़ होते हैं। इन शॉर्ट, स्वैपिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम मूव कर रहे होते हैं जब उसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का भी है, लेकिन डिटेल में हम बाद में देखेंगे, सिर्फ टाइम शेयरिंग का आप यहाँ पे देख लें। तो ये हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्ड, जो हमने ये देखा कि हमने ये बैच से हम मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में मूव किए थे, जिसमें हमने जॉब पूल का मैंने बताया था कि हमने मेमोरी में बना लिया था। तो ये हमारे पास मेमोरी थी जिसमें जॉब्स हमने रख ली थी मल्टीपल। तो यहाँ से सेलेक्ट करके जॉब कहाँ पे जाती थी, सिस्टम के पास, जब सीपीयू के पास, जब सीपीयू आइडल होता था, मतलब एक प्रोसेस आईओ के लिए चला जाता था, तो फिर हम यहाँ से कोई जॉब उठाते थे मेन मेमोरी से, उसको दे देते थे। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे, जब भी कोई डायग्राम मैं आपको बताता हूँ या समझाता हूँ तो उसको साथ में नोट किया करें आप, क्योंकि जब भी आप पेपर में कोई भी कॉन्सेप्ट लिखते हैं, अगर डायग्राम साथ में बनाते हैं तो उसकी ग्रिप मोर हो जाती है, और टीचर जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है और मार्क्स भी अच्छे असाइन करता है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो कोर्स इस कोर्स का पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है। जैसे कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट का आइडिया दिया था, इंटरप्ट हैंडलिंग भी देखा था। अब हमारे पास मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, ठीक है। जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो डिवाइसेस जो इंटरप्ट जनरेट करती हैं उनको हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है ये एक्सेप्शन या ट्रैप होती है, जैसे कि हमारे पास डिवाइड बाय ज़ीरो है, कोई इनफाइनाइट लूप लग जाती है, इस तरह का कुछ भी होता है, कोई एरर आता है, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। अब हमारे पास मास्केबल इंटरप्ट भी होते हैं, नॉन मास्केबल भी इंटरप्ट होते हैं, लेकिन इसको अगर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कवर किया तो उसमें देखेंगे कि NMI और हमारे पास MNI, क्या मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं, नॉन मास्केबल और मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट आप हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तक महदूद रहें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में तो दो ही ऑपरेशन होते हैं, एक हमारे पास यूजर मोड होता है, एक हमारे पास कर्नल मोड होता है। डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है, हमारे पास यूजर मोड और कर्नल मोड। अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर मोड कौन सा है और कर्नल मोड कौन सा है? यहाँ पे बेसिकली बाइनरी बिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। अगर हमारे पास ये जैसा कि लिखा हुआ है, अगर हमारे पास मॉड बिट 1 है तो इसका मतलब हम यूजर मोड में हैं, अगर हमारे पास मॉड बिट 0 है तो इसका मतलब हम कर्नल मोड में, ठीक है। कर्नल, क्योंकि कर्नल में प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके साथ हम ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो हमें यूज़र मोड में रहना होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने मोड को चेंज करते हैं यूज़र से किस मोड में, कर्नल मोड में, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। जब काउंटर 0 पे आ जाता है तो हम दोबारा से यूज़र मोड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। प्रोवाइड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज रनिंग यूजर कोड और कर्नल कोड, सम इंस्ट्रक्शन डिजाइन एज प्रिविलेज्ड। जो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कर्नल मोड में होते हैं, ओनली एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड, ठीक है। सिस्टम कॉल चेंज, बेसिकली हम क्या यूज करते हैं मोड को चेंज करने के लिए? सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल यूज करते हैं जो कि एक सिग्नल होता है जो कि मोड को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। फ्रॉम यूजर टू कर्नल एंड कर्नल टू, फ्रॉम यूजर टू कर्नल, फिर कर्नल से यूजर में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इंक्रीजिंगली सीपीयू सपोर्ट मल्टी मोड ऑपरेशन, बेसिकली अब हमारे पास एक वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है जो कि एक गेस्ट के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन हमने बेसिक दो ही देखने होते हैं, या थर्ड वन को नहीं देखेंगे, यूज़र मोड और कर्नल मोड। ये देखें जी, ये डायग्राम है, डायग्राम से आपको सिंपल समझ आ रही होगी। ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन है, सिस्टम कॉल अक्कर हुई, हम 1 यहाँ पे
मॉड बिट 1 है, सिस्टम कॉल के साथ हमने मॉड को यूज़र मोड से कर्नल मोड में आए तो मॉड क्या बिट क्या होगी, 0 होगी। अब जब जो भी एग्जीक्यूशन थी हमने परफॉर्म की, उसके बाद हमने क्या किया, उस मॉड बिट जो हमारे पास जो 1 से 0 हुई थी, अब 0 से हमने क्या करना है, उसको जाते हुए 1 कर देना। जब वापस चली जाएगी तो मॉड बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दैट मीन अगेन हम रिटर्न आ जाएंगे किस में, यूज़र मोड में। जी वेलकम बैक। अब हम प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूशन में होता है, ठीक है। जब प्रोग्राम एक एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्रोग्राम जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जब एक इंस्ट्रक्शन या एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम जो होता है ये पैसिव एंटिटी होती है और जो प्रोसेस होता है इसको एक्टिव एंटिटी कहते हैं। क्योंकि एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इन एग्जीक्यूशन होता है, जो प्रोग्राम होता है वो इन एग्जीक्यूशन नहीं होता। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाता है तो वो प्रोग्राम ही क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम। मतलब कि हमारे पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, अच्छा, प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी एंड जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको एक्टिव एंटिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट तरह के हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एक टास्क को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि हमारे पास रिसोर्सेज है, सीपीयू रिसोर्स है, मेमोरी रिसोर्स है, आईओ रिसोर्स है, एक फाइल्स हैं। तो हमारे पास एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का आपको आइडिया है, ओके। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की, तो हमारे पास जो सिंगल थ्रेड, अब अगर बात होती है कि हमारे पास एक प्रोसेस में कितने थ्रेड होते हैं, तो या एक प्रोग्राम में कितने थ्रेड होते हैं, तो मिनिमम एक थ्रेड ज़रूर होगा, ठीक है, जिसको हम सिंगल थ्रेडेड सिस्टम कहते हैं। डेफिनेटली वो जो एक प्रोसेस होगा वो एक थ्रेड ही होगा ना। तो मल्टी थ्रेडिंग में ये होता है कि एक प्रोसेस को हम सब डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि मल्टीपल जब प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग होती है, जिसके ज़रिए हमारे पास मल्टीटास्किंग पॉसिबल है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। तो सिंगल थ्रेडेड में हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है डेफिनेटली वो एक होता है। अगर मल्टी थ्रेडेड की बात करें तो जितने थ्रेड होते हैं हर एक थ्रेड का क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है। जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकली सिस्टम हैज़ मैनी प्रोसेसेस सम यूजर एंड सम ऑपरेटिंग, नहीं ये लाइन लिखी हुई है आई थिंक सो। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैज़ वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड, एक थ्रेड का पर थ्रेड उसके पास प्रोग्राम काउंटर होता है। अगर मल्टीपल थ्रेड हैं तो डेफिनेटली उसके मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर होंगे। इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो सिंगल थ्रेडेड होता है उसमें एक थ्रेड होता है, दैट मीन उसमें प्रोग्राम काउंटर एक होगा, रजिस्टर वगैरह वगैरह। और मल्टी थ्रेडेड में हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, एक ही प्रोग्राम को हमने सब डिवाइड किया हुआ होता है। अब मेन बात जो ये है, क्योंकि हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अब प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है या परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में हमारे पास ये आता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं या लुक आफ्टर करते हैं कि हमारे पास क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस के, सिस्टम प्रोसेस या यूज़र प्रोसेस को कब क्रिएट करना है, सिस्टम प्रोसेस या जो हमारे पास यूज़र प्रोसेस होता है उसको कब डिलीट करना है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद सस्पेंड एक प्रोसेस को कब करना है या रिज्यूम एक प्रोसेस को कब करना है, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट में ही आता है। सस्पेंड का मतलब ये है कि हमारे पास जब क्यू फुल हो जाती है तो हम उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं हार्ड डिस्क में, और जब हमारे पास स्पेस बनती है तो उसको रिज्यूम कर लिया जाता है। तो दिस इज़
ऑल अबाउट द प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी के प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग वगैरह वगैरह। ये कौन सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट में डन हो रही होती हैं। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम मेमोरी मैनेज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में डेफिनेटली ये मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें मेन क्या देखना है, एक्टिविटीज़ देखनी है जो कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास यूज़ होती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में एक्चुअली यही होता है कि हमारे पास मेमोरी में दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और एक क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मेमोरी में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास डेटा होता है और एक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं सेम मेमोरी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑल मतलब कि जो डेटा होता है वो रिजाइड करना चाहिए कहाँ पे, मेमोरी में, ठीक है। ऑल ऑफ द डेटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन द मेमोरी। जो भी नीडेड है एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम को, वो ज़रूरी है कि वो मेमोरी के अंदर पहले से लोड हुआ हो, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन, के कौन सा डेटा और कब मेमोरी के अंदर इन होना चाहिए या आउट होना चाहिए, ये मेमोरी मैनेजमेंट में। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम एक प्रोसेस की जितनी रेंज है, आया कि उससे बाहर तो नहीं जा रहे, क्या उसी पोर्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं, कब हमें मेमोरी में एक प्रोसेस को लेके आना है, कब उसको हमने मतलब कि मेमोरी से आउट करना है, कौन सी स्पेस एलोकेट करनी है, ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में आती हैं। जैसे कि कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी, कौन सा डेटा मेमोरी के अंदर इन होगा, कौन सा आउट होगा। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, के कौन सी मेमोरी को, कौन से पोर्शन के जो मेमोरी का पोर्शन है वो कौन से प्रोसेस को देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट में आती हैं। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट है। आई थिंक सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ जो स्टोरेज मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाती हैं उनको देख लें तो ज़्यादा मुनासिब है, इनका आपको आइडिया है इसका कि स्टोरेज क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट में आता है कि क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। आपको पता है स्टोरेज में डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उनको मैनेज कौन करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट। फिर हमारे पास प्रीएम्प्टिव्स टू मैनिपुलेट फाइल एंड डायरेक्टरीज की मैनिपुलेशन जो है, मैपिंग फाइल की सेकेंडरी स्टोरेज में बैकअप कोई लेना है, उस सारी की सारी जो परफॉर्मेंस या चीज़ों का जो टास्क जो परफॉर्म हो रहा होता है बेसिकली वो स्टोरेज मैनेजमेंट कर रहा होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट में हो रहा होता है। ये एक्टिविटीज़ मतलब परफॉर्म हो रही होती है। मास स्टोरेज में ये होता है कि एक्चुअली हमारे पास मास स्टोरेज में ये है कि यूजुअली हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम मास स्टोरेज में डेटा को रखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखना होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारा डेटा है वो मास स्टोरेज पे सेव हो रहा होता है, ठीक है। इसके लिए हमें फिर डिफरेंट अगेन एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, फ्री स्पेस को मैनेज, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क स्केजलिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे पास टर्टरी स्टोरेज हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के बाद आते हैं, जो कि बहुत स्लो होते हैं, जिसमें ऑप्टिकल स्टोरेज है और मैग्नेटिक टेप वगैरह है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मैनेज्ड होती हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनको देखना है, मेन जो हमारा फोकस है। उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया सबसे जो फास्ट स्टोरेज होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद कैशे होती है, मेन मेमोरी होती है, सॉलिड स्टेट और मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। तो ये हायरार्की है, इट मीन्स साइज़ के बारे में इसका साइज़ सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा और सिमिलरली हम बैकवर्ड मूव करते हैं। अगर फास्टनेस की बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास ये सबसे फास्ट होता है, उसके बाद इस तरह हम मूव करते हैं। जो कि इधर एक्सेस टाइम जो कि हमारी फास्टनेस को ही जाहिर कर रहा है, इसका कम है एक्सेस टाइम, दैट मीन ये फास्टर है। इसका उससे ज़्यादा है, दैट मीन ये थोड़ी स्लो है रजिस्टर से जो कैशे है। सिमिलरली हम ऐसे मूव करेंगे।
बैंडविड्थ की बात करें तो ये जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसका जो एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा, और सिमिलरली हम मूव करते हैं। अब ये जो बैक्ड बाय है, इसका मतलब है कि हम जो आपने देखा होगा कैशिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। कैशिंग का मतलब है कि स्लोअर डिवाइसेस से डेटा को फास्टर में रखना। अब रजिस्टर को कैश कौन कर रहा होता है? हमारे पास कैशे मेमोरी कर रही होती है। कैशे मेमोरी को कैश कौन कर रहा होता है? हमारे पास मेन मेमोरी से डेटा, इसका मतलब है ऊपर वाले लेवल में जा रहा होता है, जो कि ऊपर वाला लेवल मेन मेमोरी के कौन सा होता है? कैशे होता है। इसी तरह डिस्क कैश कर रहा होता है मेन मेमोरी को, डिस्क जो हमारे पास सॉलिड स्टेट को, एंड सिमिलरली ये हमारे पास परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये कह रहा है कि हमने माइग्रेट करना है एक डेटा ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, तो किस तरह करेंगे? डेफिनेटली एक चीज़ डिस्क में पड़ी हुई है तो हम उसको पहले ऊपर वाले लेवल में माइग्रेट करेंगे, कैश करेंगे। जैसे कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले उसको रैम में रखवाना पड़ेगा। रैम से हम L2 कैशे में जाएंगे, L1 कैशे में जाएंगे, जिसको हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैशे लिखा हुआ है। फिर L1 कैशे से या टोटल कैशे में से हम हार्डवेयर रजिस्टर में मूव करेंगे। तो इस तरह डेटा हमारे पास मूव होता है कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, क्योंकि अपर लेवल में मेन मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की, उसके बाद कैशे, कैशे के ऊपर हमारे पास रजिस्टर लगे होते हैं। तो इस तरह डेटा मूव होता है। यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आईओ सब सिस्टम, इसको एक दफ़ा स्किप कर दें। बेसिकली आईओ सब सिस्टम जो हमने हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग, ये सारा आप देख लेंगे जो हमने पीछे अभी अभी देखा है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में हम दो चीज़ें देखते हैं कि प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है। प्रोटेक्शन बेसिकली हम जो एक्सेस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। किस चीज़ की एक्सेस को? प्रोसेसेस और यूज़र की एक्सेस को, आया कि कितनी एक्सेस देनी है। जैसे कि लिखा हुआ है एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस और यूजर टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी की बात करें तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से हमें प्रिवेंट करती है। कौन से अटैक? जैसे कि होज रेंज है, इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विस जिसे डॉस अटैक कहते हैं, वर्म है, वायरसेस है, आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ द सर्विसेज, इस तरह के जितने भी अटैक हैं सिक्योरिटी में हम इसको देखते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमने किस तरह मतलब कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। ये हमारे पास एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक समझ लें या एडवांस समझ लें, नो मैटर, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली बेसिक पार्ट था। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल में फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, थम्स अप भी करें, और उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट भी पास करें ताकि मैं उस कमेंट से अप्रिशिएट होके मैं मज़ीद मतलब कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।